नाज़रीन, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ। मगर आज मैं आपको थोड़ा सा हैरान करूंगा और खुशगवार हैरत होगी कि मैं आज ये प्रोग्राम अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ सोबिया अली हैं। बहुत, मैं सीनियर तो नहीं कहूंगा वरना खवातीन का मसला होता है एज का, मगर है वैसे सीनियर ये कि ये समर टीवी में रही हैं, जियो में। मेरे एक बहुत ही स्पिरिचुअल फ्रेंड मैं कहूंगा रऊफ साहब के साथ, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी मैं मीडिया वाइज में समझता हूँ कि वो है, वहां भी रही हैं, ARY पे भी रही हैं। और इनका बड़ा वर्क है, ये लाहौर से बेस करती है मगर शादी के बाद कराची आ गई हैं। इनका, मैं तो ये कहूँगा जर्नलिज्म इनका पैशन है, इनका डेडिकेशन है। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रहती हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्रोग्राम मेरे साथ भी कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं कर पाता था, बेतरतीब होता था। तो बहरहाल सोबिया आज मेरे साथ हैं। सोबिया, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। थैंक यू सो मच आफाक साहब। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे जर्नलिस्ट से मुझे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफ़र जो है वो एक अच्छा नतायज जो है वो लेकर आएगा और हमें आवाम से बहुत अच्छा फीडबैक जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज के कंटेंट के बारे में आवाम को बताऊं कि आज हम किस हवाले से बात करेंगे। आप, ये तो आप बताएंगी, सवालात आपने बनाए हैं। जी तो सर, बस मैं आपकी इजाजत मांग रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आपको सलाम। और आज हमने जिस कंटेंट को, जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है कि वफाकी बजट 2023-2022। आपको पता है कि जून के महीने में वो महीना समझा जाता है, पाकिस्तान में जून के महीने में बजट को पेश करने की रिवायत है और नए माली साल का आगाज भी जुलाई से होता है। तो एक तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत को क्या क्या माशी लिहाज से क्या क्या दरपेश चैलेंजेस हैं। इस हवाले से आफाक साहब का हम तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बजट पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसा कि आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के बाद से पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो एक नए और मैं कहूँ कि एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो ये गलत नहीं होगा। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने की 3 हफ्ते के लिए जमानत जो है उसको मंजूर की है। लेकिन साथ साथ वजीर दाखिला सनाउल्लाह साहब की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं अब बात करूं, पहले हिस्से की जानिब हम बढ़ते हैं और इस हिस्से में मैं बात करूंगी आपसे। आफाक साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपना तज्जिया इस हवाले से पेश करें, आवाम को बताएं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के बाद इक्तिसादी महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में तेजी से गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर, उसके साथ साथ रुपए की तेजी से गिरती हुई कद्र, इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर हमें मुल्क में ना सिर्फ महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि हम देखें तो आलमी सतह पर भी हमें महंगाई नजर आ रही है। तो इस हवाले से मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इसकी बेसिकली इसकी वजह क्या है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह जो है वो आलमी मंडियों की वजह से इसकी एक रीजन है, या इसके अंदर हुकूमती पॉलिसियों का भी अमल दखल है। सोबिया, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मगर मैं बेसिक चीजें देखकर, एक आम आदमी, एक जर्नलिस्ट, कोई भी जो चीजों को डेली बेसिस पे देखता है वो बता सकता है। एक तो बिलाशुबा महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो इंटरनेशनल फिनोमेना है इस वक्त। डिमांड एंड सप्लाई है, कोविड है, फिर यूक्रेन वार है। तो अमेरिका में हाहाकार मची हुई है, बहुत परेशान है लोग। और ज़राए आमदनी, क्योंकि यहाँ बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, मगर उसके बावजूद लोग बहुत परेशान हैं। और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी तो कभी सर्टन थी ही नहीं जब से ये मुल्क बना है। हम शुरू से ये देखते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब ये मुल्क बन रहा था तो उस वक्त बहस ये थी इंटेलेक्चुअल में, साउथ एशिया में भी, यूरोप अमेरिका में भी, कि जनाब ना तो मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, ये कभी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे, और ना ये इकॉनमी रन करते की है इन्होंने कभी
अगर आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान को देखें तो जिस खत्ते में आज पाकिस्तान है, यहाँ की टोटल इकॉनमी हिंदू कंट्रोल करता था। और बद इंतजामी में तो हम, अगर आप 1947 के बाद 1948 देखें तो मैं एक अखबार देख रहा था, पैसा अखबार, उसमें था कि जी हम इंडिया से उस वक्त आगे थे, 15 करोड़ रुपए की हमारी एक्सपोर्ट थी और 3-3.5 करोड़ रुपए की इंपोर्ट थी, और बड़ा फख्र था। मैं कहने वाले ये कहते हैं कि वो आदाद शुमार भी ऐसे ही थे, हम इंपोर्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। फिर आप, आपकी आवाज कहाँ चली गई? नहीं आ रही है? 1 सेकंड के लिए खत्म हो गई थी, अब बोलिए। अच्छा सॉरी। आप ये देखें, हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना, हमने उसमें तो काम ही नहीं किया। मार्शल लॉ हुकूमतें रही, और अगर डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं तो उनकी लड़ाइयों में वक्त गुजर गया, आपस की खींचातानी। तो हम एक चड्डी बनियान बेचते हैं या थोड़ा सा स्पोर्ट्स, और हम दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बेचते कि दुनिया हमारी मरहून मिन्नत हो। हम, अगर आप यूरोप को धमकियां देते हैं आजादी, खुद मुख्तारी, अमेरिका को, तो जो चड्डी बनियान है, अगर वो जिस दिन चाहे बंद कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पड़ेगा कि वो इंडिया से ले लेंगे, चाइना से ले लेंगे, बांग्लादेश से ले लेंगे, ताइवान से ले लेंगे, उनके पास दर्जनों ऑप्शन है। मगर आपका ऑप्शन ये है कि $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है आपकी, वो टोटल की टोटल अमेरिकन अमेरिकन बेस है, अमेरिकन अलाइज बेस है। आपके $30 बिलियन के रिजर्व जो मनी आती है, वो भी सारी की सारी अमेरिका और उसके अलाइंस के थ्रू ही आती है, चाइना से, रशिया से नहीं आती। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा दखल है। अच्छा, फिर मैशत के लिए जरूरी है थे आपके यहाँ थिंक टैंक्स हो, इंटेलेक्चुअल हो, इकोनॉमिक थिंक टैंक जिन्हें कहते हैं, जो दुनिया में, यूरोप में। अच्छा, फिर जो सबसे खौफनाक बात है, जिसे हमारे आज तक एड्रेस ही नहीं किया गया, और कोशिश करते हैं तो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। देखिए, यूरोप, अमेरिका, जिनसे आप असल कारोबार करते हैं, जिनसे आपकी इकोनॉमी नथी है, जिसे कहना चाहिए कि डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है ना। एक तो आप यकीन रखें कि जिस कीमत में मैं यहाँ कोई चीज खरीदता हूँ, आप रुपए में नहीं, इन टर्म ऑफ डॉलर में, पाकिस्तान में बैठकर, कराची, लाहौर में बैठकर उसी बल्कि ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप लोग कीमत पर खरीदते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड या फार ईस्ट की भी आप उसमें शामिल है, कि एक इंतहाई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्या है कि कोई घर नहीं बन सकता बगैर रियासत इंतजामिया की मर्जी के बगैर। आप एक रेनोवेशन के लिए एक ईंट भी नहीं लगा सकती, अगर लगाएंगे तो वो दूसरे दिन आके फाइन भी करेंगे, तोड़ भी जाएंगे। आप कोई कारपोरेशन की दुकान, ग्रोसरी स्टोर की या कोई चीज आप खोल ही नहीं सकते जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं है, कारपोरेशन अप्रूव नहीं है। और 99.9% जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट कार्ड पर है, चेक के ऊपर है, कि आप बैंक में जो पैसा डालते हैं वो उन्हें पता होता है, उस पर आप टैक्स देते हैं। आपके यहाँ तो हाल ये है कि लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 40 लाख रुपए का थैला लेके जाते हैं, मतलब कोई तस्वुर नहीं कर सकता। तो जब आप, जिनसे आपकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उस सिस्टम को आप मैच ही नहीं करते तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देखें, बड़े उससे आपके यहाँ हेडलाइन चल रही है कि अगले साल जो बजट के बाद जो अगला साल आपका होगा, उसमें 9,500 रुपए का अरब का जो है आप टैक्स लेंगे। उसमें 7,500 अरब रुपए FBR लेगा, 2,000 मुझे नहीं पता कैसे लेंगे, मगर खर्चा सुने, 3,500 अरब रुपए तो आपके बैरूनी कर्जों पर चले जाएंगे किस्त में, 700 अरब रुपए आपके चले जाएंगे अंदरूनी मुल्क के कर्जों पर, ये हो गया 4,200 रुपए। 1,500 अरब रुपए की सब्सिडी होगी, ये हो गया 57। फिर उसके बाद जो रिटायरमेंट है, जो आर्मी रिटायरमेंट है, वो आपके आर्मी बजट से बाहर है, वो तकरीबन 400 अरब रुपए की है। तो 6200 तो ये 6,200 अरब रुपए तो ये हो गए। फिर बाकी अगर लगाए तो वो कहते हैं ना कि नहाएंगे क्या और नचोड़ेंगे क्या। वो अनवर मकसूद ने कमाल पोस्ट लगाई है कि 71% कट हुआ है हायर एजुकेशन में, और 6% जो है वो डिफेंस बजट में बढ़ाया है। तो उन्होंने कहा इस कौम को किसी तरक्की की नहीं, जूतों की जरूरत है। तो बात इस सिचुएशन में देख ले कि आने वाले दिन क्या होंगे। अच्छा, फिर ये पॉलिटिकल जो
जी जी ये जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, अभी खान साहब ने तकरीर की है कि वो आ रहे हैं, वो अब धरना तो नहीं देंगे, उन्होंने बताया कि जी वो एहतजाज करेंगे, तैयारी करें। अच्छा, फिर हुकूमत की साथ ही सर अब उनको अगर हम उसकी बात करें, आपने भी इस चीज की बात की, तो अगर हम अभी जो इमरान खान साहब ने इससे पहले जो धरना कॉल दी थी, हकीकी आजादी मार्च की कॉल, तो इस हवाले से अगर मैं आपसे, वैसे तो इट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्यों आज हमारे उसमें नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपने ये बात की है तो हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर लें कि अब आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब चाहे धरना दें या मार्च दें तो हुकूमत जो है उसको किस तरह टैकल करेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जैसे इमरान खान साहब ने धरने की कॉल दी थी, कहा था तो कबल अज़ वक्त गिरफ्तारियां, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां रोकी जाए, लोगों को पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए, क्योंकि एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन हमने देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा, हमाद अजहर, लोगों के साथ में हत्ते लोगों के ऊपर जो शेलिंग की गई, जो जो सब कुछ हुआ, और उसके बाद कहा जा रहा था कि रात को जब फौज के हवाले करने की बात की गई इस्लामाबाद, और जो सिनेरियो था, और इमरान खान साहब ने सुबह को उठ के एकदम 6 दिन का अल्टीमेटम जो था वो दिया, और उसके बाद हमने देखा कि इस पे भी कोई बात नहीं। तो अब अगर इमरान खान साहब इस तरह का कोई भी स्टेप उठाते हैं, इसके बावजूद कि मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़े स्टेटमेंट्स दिए, उस वक्त भी दिए थे कि मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को ये बात कहूंगी कि सोच के आना कि इस बार इस्लामाबाद में इस वक्त राना सनाउल्लाह बैठा हुआ, कोई और वजीर दाखिला नहीं है, और राना सनाउल्लाह साहब भी फुल टाइम अपनी नंबर गेम के अंदर हाई स्कोर लेने की उसके अंदर हैं कि उनको मिल जाए, और वो पीटीआई को बहुत ज्यादा एक किस्म की, अगर मैं ये कहूँ कि शटअप कॉल दें तो गलत नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या रुख इख्तियार करेंगे हालात? देखिए, एक तो खान साहब ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद तो यकीनन अगर ये फैसला आता है, ये अदालतें सब प्रो खान साहब है कि कोई रुकावट ना डाली जाए, मगर खान साहब से शायद कहीं मामला तय हो गया है कि वो धरना नहीं देंगे, उन्होंने लॉन्ग मार्च या धरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट तो ये है कि आएंगे और आके चले जाएंगे। अच्छा, फिर देखें जो मार धाड़ हुई, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, अब ये शरीकों की लड़ाई है। वो जो पंजाब में कहते हैं ना कि जमीनों के ऊपर जो चचाजाद भाइयों में लड़ाइयां होती हैं, बंदे मारे जाते हैं, और पुश्तों कई नस्लों तक जो है लड़ाइयां चलती हैं, अदालतों में आपने सुना होगा कत्ल होते हैं। तो मुझे तो अब ये लड़ाई लगती है, फिर हुकूमत के जहन में ये था कि ये धरना 2014 वाला ना बन जाए, 126 दिन तक के पार्लियामेंट पे शलवारें लटकी हुई हैं, बैठे हुए हैं, और ये इकॉनमी वैसी डूब रही है, तो उन्होंने अपना तरीका हुकूमत ने, आजमाया। आफाक साहब, मैं यहाँ आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि हुकूमत को इस तरह के खदशात थे, लेकिन क्या आप इसको कंडेम करेंगे जो 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 जितनी बदतरीन शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंकी गई, क्योंकि रात तक तो इस्लामाबाद के अंदर बच्चे, औरतें, इस्लामाबाद के बहुत सारे शहरी निकल आए थे, केपीके से तो चलो एक लोगों का आया ही था, लेकिन जो सब कुछ किया गया, दोबारा गवर्नमेंट इस तरह का कोई स्टैंड लेगी? देखिए, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि औरतों पे, बच्चों पे, किसी भी ह्यूमन बीइंग पर इस तरह की शेलिंग, ये तशद्दुद इंतहाई काबिल मजम्मत है। मगर डेमोक्रेसी में ये मरहला जब आता है जब आप पार्लियामेंट में नाकाम हो जाते हैं। खान साहब का तरीकाकार तो ये है कि वो पार्लियामेंट से ही उठ के चले जाते हैं। एग्जैक्टली मैं तो फिर तशद्दुद ही होगा ना कि आप जो आखिरी काम होता है वो सबसे पहले करते हैं, इस्तीफा पहले देते हैं, लॉन्ग मार्च पहले कर लेते हैं। भाई, आपको रूम तो रखे ना, आप गुफ्तगू करें। एग्जैक्टली तो अभी आफाक साहब, अभी भी बातचीत पिछले दिनों भी आपने सुना होगा, यकीना खबरें गर्म थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो वापस पार्लियामेंट में जा रही है या जाना चाहिए, इस तरह का होगा, स्पीकर ने बुला लिया इस्तीफों की तस्दीक के लिए, ये सब कुछ, और बहुत सारे तजिया निगारों ने ये राय दी कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो असम्बलियों में वापस जाएं। एक तो मुल्क के माशी हालात इस वक्त इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जिद है कि वो असेंबली में नहीं जा रहे, इसको ईगो का इशू बना लिया और बस धरने कर लो, मार्च कर लो? सबसे पहले तो देखें, आप एक बात ध्यान में रखें, मैं ये 10 साल से बात कहता हूँ, खान साहब जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। इसे कोई माने, इसे कोई ना माने, और ये साबित हो गया है। खान साहब फिर पार्लियामानी जमहूरियत को तो बिल्कुल नहीं मानते। फिर खान साहब कहते हैं सदारती
इस्लामिक निज़ाम, ये खासा कोई छोड़ा हुआ शोशा था ना। उनके जहन में ये है कि सदारती निज़ाम जो है उसमें एक इख्तियार कुल एक आदमी के पास होते हैं, विच इज नॉट ट्रू। अमेरिका में है सदारती निज़ाम, मगर पार्लियामेंट के बगैर, कांग्रेस के दोनों हाउसेस के बगैर वो कुछ भी नहीं है। इम्पीचमेंट का हक भी रखती है पार्लियामेंट, सब कुछ मौजूद है। पावर ऑफ बैलेंस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी है। तो खान साहब सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान जैसे सारे मुल्कों में कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी एक फर्द के गिर्द घूमती है। आज इलेक्शन दिखाए हैं खान साहब की पार्टी में, मतलब मुकम्मल फ्रॉड है, जिसमें खान साहब बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि किसी पार्टी में ये निज़ाम नहीं है। मैंने खुद खान साहब को जो आखिरी इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आपकी पार्टी में और आप दूसरी पार्टी में फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखे वो करप्शन ये वो। मैंने कहा नहीं, वो भी सदर है ताहयात, आप भी ताहयात सदर है, आपके पेपर्स में लिखा है पीटीआई के। तो खान साहब उठ गए, एक मिनट लेट मी फिनिश। तो खान साहब उठ गए। उसके बाद जो दोबारा इंटरव्यू का हुआ, जब मैं सामने आया तो खान साहब ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। तो खान साहब जो है पार्लियामेंट में बिलीव ही नहीं करते। मगर जो मैं समझता हूँ, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ये दोबारा आकर बैठेंगे, ये बातचीत भी करेंगे, ये पैसे इस वक्त भी वसूल कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस लॉन्जेस में ठहरे हुए हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। दे डूइंग ईच एवरी सिंगल थिंग व्हिच इज अदर जो दूसरे लोग ले रहे हैं। सही सही एग्जैक्टली अब मेरा ख्याल है कि जो जिन जिन बातों की आपने निशानदेही की है वो आपको फिर नहीं लेनी चाहिए ना। अगर आप उस पार्लियामेंट को नहीं एक्सेप्ट करें तो फिर आप तनख्वाहें और ये सब कुछ लेने के भी रवादार आपको नहीं होना चाहिए, ना आपको ना आपके मिनिस्टर्स को। तो अभी क्योंकि हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है जमानत के बाद? मुझे डेटें तो याद नहीं रहती। जब अभी नवाज शरीफ पर ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, ये पनामा वाला, तो मैंने कहा था कि ये रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है, इसके इदारे इतने मुतनाज़ा हैं कि ये नवाज शरीफ जैसे लीडर को जेल में नहीं रख सकते। तो आपने देखा कि वो जेल में नहीं रख सके। जानने वालों को पता है कि उनके हाथ पैर जोड़कर उन्हें निकाला गया। बाकी जो था सब ड्रामा था, और जहाज की सीढ़ियां जब वो चढ़ रहे थे तो वो ड्रामा साबित हो गया था। आज इसी तरह खान साहब को गिरफ्तार करके ये हुकूमत अपने पैरों पे नहीं, रियासत के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारेगी। खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर ये ध्यान में रखें कि अदलिया मुतनाज़ा है आपकी, आपके तमाम रियासती इदारे, इसका कोई फैसला कहीं आप नहीं मानते, कहीं मैं नहीं मानता। अमेरिका में, यूरोप में अदालत जो फैसला कर दे कभी कोई गौर भी नहीं करता। तनकीद होती है कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी था और ये भी था, मगर क्रिमिनल पर खासकर जो खान साहब रोजाना FIA की कहानी सुनाते हैं, अभी भी सुनाई कि एक वो फलाना मर गया, इन्वेस्टिगेटर फलाना मर गया। सबको पता है कि खान साहब थे तो वो भी यही करवा रहे थे, और अब ये जो आए हैं ये भी यही करेंगे। तो इदारे तो सारे इन्होंने खुद खराब किए ना। फिर एस्टेब्लिशमेंट हर चीज कंट्रोल करती है, और खान साहब ने तो भांडा पूरा फोड़ दिया कि सब कुछ वही चलाते थे, इख्तियार उनके पास है, ताकत उनके पास है। खासकर खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालत और नैब के इदारे जो आजाद है वो तो चलाती ही फौज है। तो उस शक्ल में अगर ये रख भी ले, फिर आपके यहाँ सिविल सोसाइटी जरा भी मजबूत नहीं है। वो तो फंडिंग खाने वाली सिविल सोसाइटी है 90%। इक्का आसमा जहांगीर जैसे लोग कितने हैं आपके यहाँ, ना होने के बराबर है। तो अगर खान साहब को अंदर डाल भी दे तो सोशल मीडिया पर उधम पड़ता रहेगा, मानेगा कोई नहीं, दिलों में बुरा जानते रहेंगे जैसे हम हमेशा से जानते हैं। सर यहाँ मैं आपके एक पॉइंट को फिर चाहूंगी आपका तज्जिया। जैसा कि आपने कहा कि खान साहब ने भांडा जो था वो फोड़ दिया, सबको पता लग गया कि जी स्टैब्लिशमेंट करवा रही है। लेकिन आपको लगता है मुख्तलिफ लोगों का ये भी अब कहना है कि इस हवाले से बातचीत तो नवाज शरीफ साहब ने जब एक शुरू कर दिया था, अपना बयानिया जारी किया था और ये सब कुछ कहना शुरू किया था, मुझे क्यों निकाला बयानिया, वोट को इज्जत दो एंड ऑल दैट। और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा बहुत अपने जलसों में हर जगह के ऊपर, इस हवाले से मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भी तो बात करते हुए नजर आते थे। ये इल्जाम सिर्फ इमरान खान पे ही क्यों आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, मगर इसमें एक करेक्शन कर लें, शहबाज शरीफ कभी नहीं कहते थे। आई एम सॉरी, शहबाज नवाज शरीफ मरियम कहते थे। और
नवाज शरीफ को एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर माना जाता था। और जब से वो मुशर्रफ के दौर में जिला वतन हुए, जब से समझा जाता था, मगर मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नवाज शरीफ कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। वो वक्त की जरूरत के तहत काम करते हैं, जब उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनना होता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं। आप ये देखें, जब वो वोट को इज्जत दो के नारे लगवा रहे थे तो उन्हीं दिनों में इंतहाई खामोशी से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की उन्होंने हिमायत की और वोट को इज्जत दो सब गायब हो गया था। और अभी भी गायब आज का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर है वो इमरान खान है। नवाज शरीफ के पास, मरियम नवाज के पास अब कोई बयानिया नहीं है। अब ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि अब तो वो हुकूमत में आ गए ना इस वक्त। तो वाकई में इस वक्त सिर्फ हुकूमत में आना मसला नहीं है, हुकूमत में नहीं, वो डील करके आए हैं। और आप ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो है, डील करनी है, आपके सारे मुतालबात पूरे कर लिए गए। तो अहम बात कह दूं मैं कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान अगर कंटिन्यू करते 1.25 साल तो इमरान खान को 20 सीटें भी ना मिलती, शायद वो अपनी सीट भी ना बचा पाते, मकबूलियत मगर उनका कम हो चुका था। उन्हें कट किया गया एक खौफ दिला के कि अगर वो रह गए तो वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। अपोजिशन डर गई। फिर आसिफ जरदारी, उन्हें पता है कि बिलावल अभी 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक पंजाब भी उनके कंट्रोल में ना हो पॉलिटिकली, और बिलावल भी बिचौर हो जाए। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी झटका पहुंचाया, एस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाया। आज ये नौबत है कि इमरान खान भी कहते हैं कि वो 2/3 अक्सरियत लेंगे, उन्हें भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। और जिनके लिए कहा जाता था कि ये 2/3 अक्सरियत लेंगे नून वाले पंजाब में, अब इन्हें भी नहीं मिलेगी और वही एक ढेली ढाली हुकूमत मिलेगी। गो के खान साहब तो ये कहते हैं कि अगर मुझे फुल पावर नहीं मिली, पूरी 2/3 अक्सरियत, तो मैं नहीं पावर लूंगा। मगर खान साहब आपको पता है यू टर्न के मास्टर है। सर, ये यू टर्न के ऊपर भी मैं इस पॉइंट के बाद बात करूंगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं। हम कल दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हम यहाँ से ही बात करेंगे जो तिश्नगी रह गई है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आफाक साहब बड़ी डेप्थ के अंदर जाके एनालिसिस दे रहे थे, बता रहे थे। हम मजीद हुकूमती ऐवानों से जो खबरें आ रही हैं, जो पता लग रहा है, उनके ऊपर आफाक साहब के तज्जिए आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही आफाक साहब को और सोबिया अली को इजाजत दीजिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज।